Welcome to Mishika classes. Our today's topic is artificial intelligence. In artificial intelligence, we are going to discuss about the self-management skills. This class is our going on. हमारी artificial intelligence की self management skills की classes चल रही हैं और इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं that is stress. कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे? Our today's topic is stress. Stress को आज कवर करेंगे. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सेल्फ मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रेस के बारे में. और स्ट्रेस को भी जानने से पहले ये इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना जिससे हमें ये पता चले कि स्ट्रेस या जो स्ट्रेस है या सेल्फ अवेयरनेस है वो किस अकॉर्डिंगली काम करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. व्हाट इज द फैक्टर? सेल्फ अवेयरनेस. हाउ मच यू आर अवेयर, कितने ज्यादा आप अवेयर हैं. और ये कैसे होता है? बाय टेकिंग एनी ऑनेस्ट फीडबैक. अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं यू मस्ट टेक द फीडबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी. बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप काम करें उसका प्रॉपर फीडबैक लिया जाए कि कैसे आप वो काम कर रहे हैं या कैसे वो काम किया जा रहा है. ओके, या आपने वो काम कैसे किया था, अच्छा था, बुरा था, क्या कमियां थी. ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए. ये नहीं है कि सब आप लोगों की प्रेस करने के चक्कर में आपका अच्छा अच्छा बोलते रहे बट वो काम एक्चुअल में अच्छा हो ही ना. नो, ऑलवेज टेक द पॉजिटिव फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक. ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए. पॉजिटिव फीडबैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट फीडबैक. अगर कुछ कमियां हैं तो ऑनेस्टली उसको रिमूव करने की कोशिश भी कीजिए. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टेकिंग द ऑनरशिप. इनिशिएटिव लीजिए देन डू द वर्क. ऑनरशिप बेसिकली किसी कहा जाता है? ऑनरशिप कहा जाता है व्हेन अ पर्सन डू द वर्क बाय इट्स ओन एज वेल एज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इट्स इन एंड द गुड इफेक्ट्स. कोई भी काम है, ऑनरशिप किसे कहते हैं? जब भी कोई काम बंदा खुद करता है, कोई भी पर्सन है वो अपना काम खुद करता है, उसे कहा जाता है ऑनरशिप. ओके, तो ऑनरशिप तो ले ली, लेकिन ऑनरशिप में जरूरी है कि जो भी इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं और द गुड इफेक्ट्स है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है, दोनों ही इफेक्ट्स को आप खुद ही पर्सन ले उसके. नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट. अभी कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी ली जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट मीन्स द मेकिंग द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द वर्क. किस काम को कितना प्रायोरिटी देनी है उसके अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाया जाए और कोशिश की जाए कि टाइम पर वो वर्क कंप्लीट हो. इफ सो, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो टेक गिव द रिस्पॉन्स कि मेरा इतना काम हो चुका है, इतना रहता है और आई विल अश्योर यू दैट इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगी. दैट इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट. उसी को ही टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है. First of all, make the timetable according to the priority. Then try to complete that work on that particular time. उसके बाद उस वर्क को उसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करना. If you don't do so, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, then at particular time you must mention that I will complete this work not to this date, up to this date. इस डेट तक नहीं मैं कर पाऊंगा लेकिन मैं इस डेट तक तो श्योरिटी कर दूंगा और मेरा इतना काम हो चुका है. नेक्स्ट इज द अडेप्टेबिलिटी. ऑलवेज कीप यू अपडेटेड. चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन. जितना जैसा जरूरत है वैसे अपने आप को ढालो. काम जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी करने क्या डालो, काम आराम से कर सकते हो. जैसा है अपडेट रखने की कोशिश करो कि आजकल का टाइम, आजकल का सिनेरियो कैसा चल रहा है. जैसा सिनेरियो है वैसे ही आप होने चाहिए. ये नहीं हो कि सिनेरियो तो 21 सेंचुरी पहुंच चुके लेकिन अभी भी टिल आप 16 सेंचुरी में. दैट इज रॉन्ग. अपने आप को जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करवाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल होता है. अडेप्टेशन है तभी सर्वाइवल है. इफ अडेप्टेशन इज नॉट अकर देन योर सर्वाइवल इज आल्सो नॉट पॉसिबल. अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे ना तो आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे. तो वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट का भी रूल है. इफ यू टेक द अडेप्टेशन देन ओनली योर सर्वाइवल इज पॉसिबल. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस. अब बात की जाए आज के मेन टॉपिक की, दैट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस मीन्स द रिएक्शन टू द परसीव्ड डिमांड. जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ही पर्सन रिएक्ट करे. जैसा काम किया वैसा रिएक्शन हो उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है. या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल हाउ इट रिएक्ट इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली और एनी ट्रेट्स. किसी भी तरह के काम के ऊपर कोई भी पर्सन है कैसा इमोशनली, इमोशंस के साथ, मेंटली, मेंटल लेवल पे, फिजिकली, फिजिकल लेवल पे, या सोशली, सोशल नेटवर्क के अकॉर्डिंगली
कैसा रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। उसी को स्ट्रेस मीन्स कोई भी नंबर कम आए किसी पर्सन के, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं, ओके, तो वो नंबर कम आने पर पर्सन उसको कैसे ले रहा है, पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव ले सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेगेटिव लेके तो डिमोटिवेट हो गया तो और मेहनत ही नहीं करेगा, पॉजिटिव लेके मे बी अपनी मिस्टेक से रिकवर करने की कोशिश करे, तो रिकवर करने की कोशिश करेगा तो वो सक्सेसफुल भी जल्दी होगा। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शंस के ऊपर कि कौन सा पर्सन कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेसोर्स। स्ट्रेसोर्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेसोर? थ्रेट्स आर कॉल्ड द स्ट्रेसोर। थ्रेट्स को कहा जाता है स्ट्रेस। मींस कोई भी काम है जो आपकी डिमांड है, जो आपको वर्क दिया गया है, दैट वर्क इज कॉल्ड द स्ट्रेसोर्स, उसी को ही स्ट्रेसोर्स कहा जाता है। मेन रीजन जो स्ट्रेस का है दैट इज स्ट्रेसोर्स। कैसा काम था उसके अकॉर्डिंग पर्सन कैसा स्ट्रेस लेता है, वो ही मेन रीजन होता है स्ट्रेस का। अब इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाओगे। तो इसमें कैसे करते हैं, बाय मेंटेनिंग द बैलेंस। बैलेंस मेंटेन करना है किस चीज में, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। क्यों बैलेंस मेंटेन करना है, हम गोल अचीव कर सके। और किस किस के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना है, बिटवीन द लाइफ एंड द वर्क। मेंटेनिंग बैलेंस इन अचीविंग गोल बिटवीन लाइफ एंड वर्क, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ऐसा करते हुए क्या होता है, हमें डेली कुछ ना कुछ स्ट्रेस से ओवरकम करना पड़ता है। मेरा वर्क आज पेंडिंग रह गया, मुझे आज तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कल का काम पेंडिंग नहीं छोड़ सकती क्योंकि और बढ़ जाएगा। तो ये हर पर्सन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ पर्सन स्ट्रेस में अच्छा कर पाते हैं, कुछ पर्सन विदाउट स्ट्रेस अच्छा कर पाते हैं, कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ डिमोटिवेट करते हैं। पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। नाउ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे मैनेज होता है, बाय द एबीसी रूल। किस रूल से मैनेज होता है, ABC rule. So what is an ABC rule? A is for adversity, B is for belief, and C is for consequences. A is for adversity. Means stressful events हैं, कैसे आप उसको लेके चलते हो, that is called the adversity. Beliefs, किस चीज में आप विश्वास रखते हो, कैसा आप काम करने वाले हो, कैसा आप रिस्पॉन्ड देने वाले हो पर्टिकुलर स्ट्रेस के ऊपर। नेक्स्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे, क्या एक्शंस होंगे जो भी आपने इवेंट हैंडल किया। और इसके लिए कैसे हम करेंगे, फर्स्ट स्टेप है बी अवेयर। कैसे करोगे, सबसे पहला क्या है, बी अवेयर। किस चीज से अवेयर होना चाहिए आपको, कि आप कोई भी चीज को कैसे हैंडल कर सकते हो, यानी कि ये कंडीशन आ गई तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे। आपको अपने आप से अवेयर होना पड़ेगा कि आप ये चीज आएगी तो आप इसको कैसे फेस करोगे, तो क्या कंडीशंस आपके सामने होंगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्ट्रेस। स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। मींस फैमिली का प्रेशर है, ओके, फ्रेंड्स का प्रेशर है, मनी का इशू है, या कुछ भी इश्यूज हैं, उन सबको कौन सी चीज आपको स्ट्रेस देती है उस चीज को आइडेंटिफाई करो। हाँ, मैं इस चीज के अंदर ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस चीज को निग्लेक्ट करते हुए आगे चलना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट इज द अप्लाई द मेथड्स। अब स्ट्रेस तो होता ही होता है, हर पर्सन को स्ट्रेस होता है, तो कौन से मेथड्स को हम अप्लाई करें कि सो दैट कि हम लोग स्ट्रेस को ना हैंडल करना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स कहा जाता है। कौन कौन से मेथड्स हैं, फर्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट, अपने वर्क को प्रॉपर टाइम के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट इज द फिजिकल एक्सरसाइज, डू फिजिकल एक्सरसाइज सो दैट यू विल रिमेन हैप्पी एंड यू विल रिमेन द स्ट्रेस फ्री। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय डूइंग द योगा, द मेडिटेशंस और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, वी कैन आल्सो डू दैट। These all will increase all this all increase the blood circulation in our body and relax the body. आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव होगा, और जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा हमारी बॉडी में उतनी हमारी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। एंड ट्राई टू डू ऑल दिस इन द फ्रेश एयर। कोशिश करो कि रूम में ना बैठ के करके फ्रेश एयर में करो, सो दैट यू विल गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड यू विल फील द पॉजिटिविटी इन द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द टेक हेल्दी डाइट, प्रोटीन डाइट जो आपकी बैलेंस डाइट होती है वो लेनी चाहिए, rather than टेकिंग द फास्ट फूड, क्योंकि पॉजिटिव डाइट से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है। देन बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर वर्क, नेगेटिव फोकस ना करें, पॉजिटिव में ही। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हर पर्सन को नेगेटिव कर देते हैं, तो ट्राई टू रिमेन अपार्ट फ्रॉम देम, उनसे दूर रहने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज अ स्लीप एंड टेक रेस्ट। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है किसी भी वर्क को अच्छे से इफेक्टिवली करने के लिए। ओके, तो स्लीप और रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन प्लान हॉलीडेज ऑल्सो विद योर फ्रेंड फैमिली एंड द फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड का हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं,
नेक्स्ट इज अ वर्क इंडिपेंडेंटली। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना वर्क को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकें। फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ मॉनिटरिंग। आपको अपने आप को मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन कौन सी काबिलियत है कि मैं अपना काम ये अच्छे से प्रॉपरली कर सकता हूँ, अवेयरनेस के साथ कर सकता हूँ और करेक्शन के साथ कर सकता हूँ। तो जरूरी क्या है? सेल्फ मॉनिटरिंग। नो व्हाट यू नीड टू डू। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, ये काम कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। देन यू हैव टू स्टार्ट। आफ्टर दैट टेक द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेना सीखना चाहिए, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने सीखनी चाहिए हमें। फाइंड योर मिस्टेक्स। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको अपनी गलतियां का पता हो। एंड हैविंग द विल पावर टू लर्न। आपके पास ऐसी विल पावर होनी चाहिए, मींस आपको हमेशा याद कर, ये नहीं है कि मैं बड़ा हो चुका मुझे क्या जरूरत है याद करने की। टीचर्स ऑल्सो नीड टू लर्न। टीचर्स भी याद करती हैं तभी वो आपको टीच कर पाते हैं। तो always you have the ability or you have the willpower that you learn continuously. Next is the emotional intelligence. What is the emotional intelligence? Emotional intelligence means to manage the emotions of your own as well as the others. आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना आना चाहिए, सिर्फ अपनी नहीं। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दूसरों की भावनाओं से भी कंट्रोल हो सको। मीन्स कोई पर्सन है, उसके काम क्या है? पर्सन को डिमोटिवेट कर, तो वो आपको आके डिमोटिवेट करता है, नेगेटिव बोलता है और आप उसकी बातों में आके छोड़ देते हो। दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। आपके अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि यू कैन मैनेज योर बॉर्न इमोशंस एज वेल एज अदर्स। दूसरे आपको डिमोटिवेट करें फिर भी आप डिमोटिवेट ना हो, आप उसे मोटिवेट हो। आप उन चीजों को किस तरह पॉजिटिवली हैंडल करोगे अपने काम में, वो आपको देखना आना चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरत है? इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस कैसे करोगे? बाय आइडेंटिफाइंग योर ओन इमोशंस। कैसे करोगे इसको? इन बातों से मैं नेगेटिव होता हूँ तो इन बातों को मुझे इग्नोर मारना पड़ेगा। तो बाय डूइंग दिस यू कैन इमोशनली अवेयर हो सकते हो। हार्नेसिंग द इमोशंस। हार्नेसिंग द इमोशंस मीन्स जो भी आपको बात बोली गई है उसमें से आप, वो प्रॉब्लम है, हाउ यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। आप उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड द हार्नेसिंग द इमोशंस। मीन्स हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो होती है ना कि भाई इस चीज को लेकर स्ट्रेस आउट होता, तो उस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते, दैट इज कॉल्ड द हार्नेसिंग इमोशंस। ओके, नेक्स्ट इज मैनेज द इमोशंस। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन उनको मैनेज तो करना आना चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड द मैनेज द इमोशंस। और ये कैसे मैनेज होते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। इमोशंस को अंडरस्टैंड करके, इमोशंस को समझ के, रैशनलाइज बन के। मीन्स कोई भी डिसीजन एकदम ना लो, सोच समझ के लो, दैट इज कॉल्ड बी रैशनल। Be calm. Always try to make yourself calm while taking any type of decision. किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले आप अपने आप को काम करने की कोशिश करें। अब बात आती है स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स की। कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं? तो अब हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट? सबसे पहला है मेंटल। मेंटली मीन सबसे ज्यादा जो पर्सन परेशान होते हैं वो होता है मेंटल स्ट्रेस से। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? दिमागी तौर पर परेशान करना। मीन्स लोगों को डिमोटिवेट बातों से किया जाता है, मोटिवेटिव बातों से किया जाता है। मेंटल स्ट्रेस को ओवरविलम कैसे करता है? और स्टूडेंट से सबसे ज्यादा, मेरा इतना सारा वर्क है मैं कैसे करूंगा, आज तो मैडम ने मुझे इतना होमवर्क दे दिया, हाउ आई कैन डू दैट। दिस ऑल कम्स अंडर द मेंटल स्ट्रेस। तो आपने उससे घबराओगे तो काम ही नहीं कर पाओगे ना, बल्कि उसके दूसरे वे क्या है? टाइम मैनेजमेंट करिए, वर्क को डिवाइड कर दीजिए और ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क इन दैट पर्टिकुलर लिमिट ऑल्सो। You can easily complete your work as well as very calmly. तो मेंटल स्ट्रेस ही नहीं होगा। नेक्स्ट द फिजिकल। फिजिकल स्ट्रेस कैसे होता है कि कुछ पर्सन होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, तो फिजिकली वर्क बहुत कम कर पाते हैं, मेंटली मतलब स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद ग्रोन अप भी, ये पर्सन तो बच्चा तो जल्दी भी कर लेता है यार। तो ये सब फिजिकल इश्यूज होते हैं, तो उनसे भी ओवरकम करना चाहिए आपको अपने आप को। नेक्स्ट इज सोशली। सोशली मीन्स आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। कोई पर्सन, कोई आपका फ्रेंड ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई आपका वीक है, तो आपको उससे आप अपने आप से कंपटीशन करिए कि मैंने कल इतना याद किया था, मैंने इतना याद करना है। तो उससे आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा। अगर आप अपने फ्रेंड से अपना वो कंपेयर करोगे तो ऑलवेज यू विल रिमेन इन स्ट्रेस। नेक्स्ट द फाइनेंशियल। ये जनरली आजकल की बहुत बड़ी इश्यूज हो चुके हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा आता है, जिसके मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, अब मैं कैसे करूं।
देयर आर वेरी वेरी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर सोर्सेज। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या फायदे अगर हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, मैनेज कर लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम एंजॉय कर पाएंगे तो हमारा जो मूड है वो भी इंप्रूव रहेगा, हम हमेशा पॉजिटिव मूड में रहेंगे, खुश रहेंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है, हमारी बॉडी की जो फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस जो पावर है वो बूस्ट अप हो जाएगी। और अगर वो बूस्ट अप होगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द फोकस, वो हमारे फोकस को इंक्रीज करेगी। मींस हमारे अंदर अपने काम को करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। एंड अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी और हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करें, क्योंकि हमारा काम पहले हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, सबसे पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें सो दैट योर मूड विल रिमेन गुड। योर अगर मूड गुड रहेगा तो योर इम्यूनिटी लेवल इज इंक्रीज। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल यानी कि आपकी फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस पावर बढ़ गई है तो आपका फोकस ज्यादा होगा, फोकस ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी ज्यादा रहेगी क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा आपका, और फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता चल सके कि हम स्ट्रेस में हैं। अब बात करे जाए, हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हम स्ट्रेस में। सबसे पहला है ब्रेथलेसनेस। फिजिकल स्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ, सांस लगे तो सांस चढ़ रहा है, सांस नहीं आ रहा, तो ब्रेथलेसनेस फील होती है पर्सन को। मुंह सूखता, गला सूख जाता है, कहते हैं ड्राई माउथ हो गया, मेरा गला सूख रहा है। प्रॉब्लम इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिन पर्सन को फिजिकल स्ट्रेस है तो उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यानी कि स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। ऐसा लगे कि नौजिया, वॉमिटिंग आ रही है, मन बेचैन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्वेटिंग बम्स। हाथ ऐसे लगेंगे हर टाइम पसीना आ रहा है, गीले होते जा रहे हैं कि आपके हाथ पर ठंडे हो जा रहे हैं, कोल्ड हैंड एंड फीट। एंड बटरफ्लाई, कुछ पेट में ना गड़बड़ सी, दैट इज बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं ना गड़बड़ गड़बड़ सी हो रही, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल स्ट्रेस। एंड लास्ट एंड मोर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइपर एक्टिव। आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे। और मेंटल स्ट्रेस कैसे बताओगे, आप किसी भी पर्सन को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, सबसे पहले इरिटेशन होगी, किसी बात को चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है पर्सन के, इम्पेशेंट हो जाएगी, बस आपको काम अभी करना है, अभी नहीं हुआ ना तो मेरा होने का ही नहीं, तो मेंटल स्ट्रेस की हुआ। अकेला रहना ज्यादा पसंद आएगा उन पर्सन को, उनका मूड ही हर टाइम खराब रहेगा, चिल्लाते रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे, एंजाइटी फील होती है, थकावट रहती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे पर्सन। दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द मेंटल स्ट्रेस। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है पर्सन को, जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द stress. In next class, we are going to discuss about the strength and the weakness. The next topic of the self-management skills. Self-management skills. So, the next topic is strength and the weakness. वो हम discuss